आज है 23 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला हैदरपुर वेटलैंड, ये 1914 में बना था। गंगा रिवर का जो अपर पार्ट है उसका उसमें है बना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी के अंदर में ही आता है। और ये 47वां रामसर साइट है इंडिया में, 2021 में डेजिग्नेट हुआ था। फिर रामसार कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, 1971 में साइन किया गया था। रामसार ईरान ईरान में एक शहर है और 1975 में इफेक्ट में आया था। और ये इकलौती ग्लोबल ट्रीटी है जो वेटलैंड पर फोकस करती है। और इसमें एक लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जिसको रामसार लिस्ट हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पैसिव इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें उन सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाता है जो स्टॉक को मिरर करती हैं, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर खरीदा जाता है और ये जो है इंडेक्स परफॉर्मेंस पे बेस होता है, ना कि जो डेली बाइंग और सेलिंग होती है स्टॉक्स की, वो, ठीक है। इसमें जो मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन फीस होती हैं इसको रिमूव करने के लिए या उसको कम करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये कमोडिटी बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसमें अंडरलाइंग एसेट गोल्ड होता है। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गोल्ड के प्राइसेस पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें और गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें जो यूनिट्स हैं वो फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, पेपर फॉर्म में या मेटलाइज फॉर्म में, ठीक है। और एक गोल्ड ईटीएफ का मतलब है 1 ग्राम गोल्ड, जो कि फिजिकल क्वांटिटी से बैकअप किया जाता है और उसकी स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है, उसकी प्योरिटी। और ये जो गोल्ड ईटीएफ हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी रिप्रेजेंट करती हैं एक तरह से, कि आप जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं और इसको कॉन्टिन्यूसली बेचा खरीदा जाता है मार्केट प्राइसेस पर, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें तो ये कलेक्शन होता है जो इन्वेस्टमेंट का, जो इक्विटीज़ या बॉन्ड में होता है। और इसमें जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, जो मार्केट एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। और इसमें प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइम प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो लोग अपना देखते रहते हैं। और इसमें सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक स्टॉक के, कमोडिटीज़ के, बॉन्ड्स के, सबके इसमें एक्सचेंज किया जा सकते हैं। फिर है माचू पिचू, ये एक 15वीं शताब्दी का इनका साइट है जो कि एंडीज माउंटेन्स के आसपास है, पेरू में, ठीक है। इसको बसाया था पाचाकुती इंका यूपांकुई, ये 9वें रूलर थे उस इंका सभ्यता के, 1400वीं ईस्वी में, ठीक है। और इसमें टेम्पल, पैलेसेस, टेरेसेस, मॉन्यूमेंट्स, कॉम्प्लेक्स, वॉल्स, ये सब हैं। और जो शहर था वो 2 हिस्से में डिवाइडेड था, लोअर और अपर। और बीच में एक बहुत बड़ा स्क्वायर टाइप का था उन दोनों के बीच में, ठीक है। एक हिस्से में फार्मिंग सोसाइटी के लोग रहते थे और दूसरे में जो राजा वगैरह थे या नोबल लोग थे, ठीक है। उसके बाद ये जो शहर है ये बाद में अबेंडन कर दिया गया जब स्पेनिश अटैक इस पे हुआ, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था 16th सेंचुरी में, ठीक है। और बाद में 1911 में इसको माचू पिचू को फिर से डिस्कवर किया गया, एक अमेरिकन एक्सप्लोरर था हीराम बिंगम, ठीक है। और 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इनका सिविलाइजेशन की बात करें तो ये काफ़ी पुराना माना जाता है, 1400 ईसा पूर्व से लेके 1533 ईस्वी तक ये रहा है। और ये साउथ अमेरिका में कह सकते हैं, साउदर्न अमेरिका में सबसे बड़ा साम्राज्य अपनी तरह का रहा। और इसकी जो सोसाइटी थी वो स्ट्रेटिफाइड थी, स्ट्रेटिफाइड मतलब कि लोग अलग अलग क्लास में डिवाइडेड थे, लोअर टू हायर, ठीक है। और जो इनके रूलर थे वो एस्ट्रोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी के मतलब उनके सहायता से रूल करते थे। और ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस माना जाता था उस समय के हिसाब से। इकोनॉमी भी इनकी लेकिन एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। और इनका जो रिलीजन था उसमें एनिमिज्म, फेटिशिज्म और नेचर की वर्शिप होती थी। इनकी जो लैंग्वेज थी उसे क्यूचुआ कहते थे, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं, 45% लोग अभी भी ये भाषा बोलते हैं वहाँ पर पेरू में। फिर है श्रीलंका का 13वां अमेंडमेंट, ये इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987 जो साइन हुआ था इंडिया के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे आर जयवर्धने के बीच में, उसी का एक आउटकम था। इसमें उद्देश्य था कि जो टेंशन है वहाँ पर जो तमिलियंस हैं और जो लोकल्स हैं उनके बीच में, और एलटीटी जिस तरह से वहाँ पर मतलब रिबेल कर रही थी, उनको शांत करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, ये अकॉर्ड साइन किया गया था और ये अमेंडमेंट आना था। इसका उद्देश्य था कि वहाँ एक प्रोविंशियल काउंसिल बनाई जाएगी नॉर्थ पार्ट में जहाँ पर तमिलियंस रहते हैं, ठीक है। और
एक पावर शेयरिंग होगी सेंटर, जो श्रीलंका का सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, ये सब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देने की बात की गई थी, ठीक है। पर ये कभी साकार नहीं हो पाया। इसमें एक और चीज़ था कि तमिल जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाएगी और इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, जो कि हुआ था। पर बाकी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं की। फिर है नासा का इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट। इसमें ये बाई मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मार्स तक पहुंचने में 45 दिन ही लगे, ठीक है। फिर बाई मॉडल न्यूक्लियर प्रोपल्शन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूक्लियर थर्मल और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, ठीक है। इसमें एक वेव रोटर टॉपलिंग साइकिल भी रहेगी। और जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन कैसे काम करता है, इसमें जो न्यूक्लियर थर्मल सिस्टम है उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जो लिक्विड हाइड्रोजन को आयोनाइज हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और इसको एक नोजल के थ्रू चैनलाइज किया जाएगा अब थ्रस्ट, मतलब थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए। और जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है वो इसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। इसको हॉल इफेक्ट थ्रस्टर के नाम से जानते हैं। फिर अभी कुछ दिनों से जो शुक्र और शनि ग्रह हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं अपने, अगर धरती से आकाश में देखा जाए तो, ठीक है। इसको प्लैनेट परेड कहा जाता है। ये एक फिनोमेना है जिसमें मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये मतलब धरती से देखे जा सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के, ठीक है। और इसको प्लानिटरी मीटअप भी कहा जाता है, जो कंजक्शन कहते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे दो प्लैनेट जो हैं वो बहुत क्लोज आ गए हैं, ठीक है, या एक दूसरे को छू रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है। ये बस हमें ऐसा लगता है देखने पे, क्योंकि उनकी जो अलाइनमेंट होती है वो लगभग लगभग सेम होती है, ठीक है। और उसके बाद थाईलैंड में एक येलो बैंड डिसीज नाम की बीमारी देखने को मिली है, जो कोरल्स को मार रही है उनके सी फ्लोर पर, ठीक है। येलो बैंड डिसीज जो है वो, इसमें जो कोरल्स होते हैं उनका पहले कलर चेंज होता है, वो येलोइश हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। इसमें इसका अभी कोई क्योर नहीं मिला है और इसका ना ही कोई एग्जैक्ट रीज़न मिला है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि जो ओवर फिशिंग है, पॉल्यूशन और टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, वो इसको और वल्नरेबल बना रही है इन कोरल रीफ्स को। फिर है ग्रोनिंजन गैस फील्ड। ये नीदरलैंड में है, उसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। और ये 1963 से ऑपरेटेड है, मतलब ऑपरेशन में है। और कई बार ये बंद भी हुआ है जब अर्थक्वेक्स, वहाँ मेजर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन की वजह से, जो वहाँ पर ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन है उसकी वजह से भी वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो धंसने लगती है, ठीक है। तो अभी फिर वो इसको बंद करने की सोच रहे हैं। फिर है फोनॉन्स। ये वाइब्रेशन एनर्जी के क्वाजी पार्टिकल हैं। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी पैकेट होते हैं वो एक किसी पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। जब कोई मटेरियल वाइब्रेट करता है, जो मतलब एटम होते हैं जो किसी मटेरियल के, जो मटेरियल को बनाते हैं, वो जब वाइब्रेट करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। फिजिक्स जो होते हैं वो इस एनर्जी को ही कैप्चर कर लेते हैं और वो उसी को फोनॉन्स कहते हैं, ठीक है। फिर थर्मल हॉल इफेक्ट। ये क्या होता है, जब कोई जिस कंडक्टर है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, ठीक है, उसको जब किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसके मतलब उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर में, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों ही परपेंडिकुलर में होता है। इसी को ही थर्मल हॉल इफेक्ट कहा गया है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।